हेलो स्टूडेंट्स, सीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 12th के डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। और इसमें पहुंच चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, यानी कि हम इसमें डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं जिससे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने इससे पहले ही एक तो हमने वेरिएबल सेपरेशन के मेथड से किया था, उसके बाद होमोजीनियस भी पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर फॉर्म में रहती है तो उस कंडीशन में हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाते हैं, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने एग्जाम में देखोगे कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। ठीक है, या फिर आपके एग्जाम हुए होंगे, कोई से सेशनल एग्जाम हुए होंगे, उनमें भी आप देख सकते हो कंफर्म ये आ रखा होगा। बोर्ड्स के एग्जाम लास्ट ईयर के देख लो, और इस ईयर भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी लीनियर वाला आपके सामने मिल ही जाता है, और ये आपको आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर इसको बिल्कुल बेहतरीन तरह से डिस्कस करने वाले हैं, यानी इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और भाई कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, कैसे हम पहचानें, कैसे उसको सॉल्व करें। ओके, और उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको आखिर तक बने रहना है, साथ में देखना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, जिससे कि कभी आप भटको ना यहाँ पे। ओके, तो बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर, और करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि हम देख पा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, हाउ वी नो डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि भाई आप इसको लीनियर से करो, आप इसको होमोजेनियस से करो, आप इसको वेरिएबल सेपरेशन करो। नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा आएगा। आपको खुद पहचानना होगा कि भाई ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा हाउ वी नो, हम कैसे जानें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है। ठीक है, कैसे जाने, तो उसके लिए एक छोटी सी बात है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर इस फॉर्म में आपको दिख जाए कोई भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उसे लीनियर इक्वेशन कहोगे। ओके, क्या भाई लीनियर इक्वेशन कहोगे। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, या फिर आप ऐसे इक्वेशन में उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, कोई और दूसरी इक्वेशन भी आपको मिल सकती है, हो सकता है यहाँ पर इसके साथ x लगाओ, sin x लगाओ, तो क्या हम उसको डिवाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि भाई p और q क्या है। तो भाई p और q की अगर मैं बात करता हूँ तो p और q यहाँ पर p एंड q जो है ये आपका कांस्टेंट हो सकता है, भाई ये कांस्टेंट हो सकता है, या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ x। भाई कोई x का फंक्शन हो सकता है, यानी सिर्फ x भी हो सकता है, या फिर x स्क्वायर हो सकता है, या sin x हो सकता है, या cos x हो सकता है, या रूट x हो सकता है, या e की पावर x हो सकता है, कुछ भी x का फंक्शन हो सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। यानी p और q की ये प्रॉपर्टी है, और उसके साथ y तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा। ये आपका इसी फॉर्म में अगर इक्वेशन मिल जाती है तो आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप इसको पहचान पा रहे हो कि ये इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि मान लो हमने पहचान लिया, अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके सॉल्व करने की बारी आई तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप तो चेक का ही है, भाई चेक करना है क्या तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है। भाई इस फॉर्म में होना कंपलसरी है, तभी आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह से सॉल्व कर पाओगे। ओके, अगर इस फॉर्म में है जिसमें p एंड q आर कांस्टेंट है, या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जब हम dy बाई डी एक्स कर रहे हैं ना, तो ये जो नीचे वाली टर्म है इसी का आपका फंक्शन होना चाहिए। ओके, अगर क्वेश्चन में आपके पास dx बाई डी वाई होता है तब यहाँ पर ये y का फंक्शन ओनली हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो नीचे वाला जो फंक्शन वेरिएबल है x जो है, वही उसी का फंक्शन p और q हो सकता है, या फिर वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके डन। तो इससे तो हमने पहचान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या था? तो यहीं से हमने p को उठाया था, यानी y का जो भी मल्टीपल रहेगा यहाँ पर वो आपका p होगा, उसी का इंटीग्रेशन करेंगे और उसको e की पावर में रखेंगे, दैट इज इंटीग्रल फैक्टर होता है, या इंटीग्रेशन फैक्टर भी कह सकते हैं। डन। तो भाई यहाँ पर हमने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, जो कि e की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स है। ठीक है, फर्स्ट तो स्टेप ये। उसके बाद क्या करना है? तो राइट दिस सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसको इसके अंदर रखना है। ये आपका मेन फॉर्मूला जो है भैया, जो मेन फॉर्मूला इसका इसमें है वो आपका ये, वो क्या कह रहा है कि y इंटू में आई एफ क्या है? तो ये वाली चीज थी। ठीक है, उसका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब जो कि q हमारे पास यहाँ था। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लाई में इंटीग्रल फैक्टर, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, और प्लस में c, भाई इसका इंटीग्रेशन करना है और प्लस में c, यही आपका आंसर आने वाला है। ओके डन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, जब हम इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन को करेंगे ना, उसके बाद मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल समझ में आएगा कि ये स्टेप हम कैसे कर पा रहे हैं। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कि भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं, जिससे कि हमारी इसकी पूरी एक्सपर्ट लेवल वाली तैयारी हो जाए। ओके चलो, यहाँ पर जैसा कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, क्या ये लीनियर मुझे दिख पा रहा है? क्या ये लीनियर दिख रहा है? देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए प्लस में पी वाई इज इक्वल टू में क्यू। भाई ये इस फॉर्म में होना चाहिए था क्वेश्चन। क्या इस फॉर्म में दिख रहा है? तो मैं यहाँ पर बाहर क्यू देख रहा हूँ। ठीक है, y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? तो भाई कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो 1 है। ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट 1 भी हो सकता है। डी वाई बाई डी एक्स वो भी है, लेकिन उसके साथ तो कुछ था नहीं, यहाँ पर तो कुछ भाई इसमें साथ तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो है, तो क्या करा जाए? तो इसको आपको हटाना पड़ेगा भाई। ऐसी कह रहे हैं इस इंटरवल में, मतलब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा उसे। तो ऐसा कैसे बनेगा? तो इसके लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे? तो डिवाइड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ भाई, डिवाइडिंग x log x बोथ साइड, भाई दोनों साइड इससे डिवाइड हमने कर दिया। अब इससे अगर डिवाइड किया जाए तो मैं देख पा रहा हूँ इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये तो यहाँ कट जाएगा, ये सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, प्लस में y के अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा x log x आ जाएगा भाई, बिल्कुल इक्वल टू में 2/x है इंटू में log x है, इसके अपॉन में भी x log x आएगा। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ कट रहा है क्या? तो भाई हाँ, log x से log x कट रहा है और ये 2/x² आ गया। यानी अब जो मेरे पास इक्वेशन बची है भाई, जो अब हमारे पास इक्वेशन बच रही है वो किस तरीके की है? तो हम देख पा रहे हैं भाई 2/x² ये आ गया। क्या ये हमारा इससे मैच कर रहा है? डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल है। ठीक है, y का कॉफिशिएंट p दिख रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई में p है। अब p क्या है यहाँ पे? तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? तो मल्टीप्लाई में की बात की जाए तो 1/में ये पूरा है, 1 तो लिख सकते हैं, 1/में ये पूरा y के साथ मल्टीप्लाई में है, और ये आपका q है, और ये दोनों जो हो x के फंक्शन है। यानी कि हम इसके अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं कि p की वैल्यू जो आ रही है वो है आपकी 1/में x log x है। ठीक है, और q की वैल्यू की बात की जाए तो 2/x² है। भाई ये दो चीज़ आ गई। भाई यहाँ से हमने p देखा और यहाँ से क्या देखा? q देखा। ये दो चीज़ें हमने देख ली है, इससे हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल मैच कर रहा है। उसी से रिलेट करते हुए हमने p और q को फाइंड कर लिया। डन। अब हम इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू में क्या है? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रल फैक्टर, यानी IF निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये IF होता क्या है? तो ये होता है a की पावर इंटीग्रेशन में p dx होता है। भाई यही होता है। अब मैं इसको देखता हूँ कि हमारा p क्या है, तो ये है, और इसको वहाँ पर लिखा हमने, तो क्या देख पा रहे हैं? तो इसको देख पा रहे हैं e की पावर इंटीग्रेशन में क्या है? 1/में x log x है। यही चीज़ है। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल। क्या कुछ टी पुट हो रहा है यहाँ पे? तो भाई बिल्कुल टी पुट हो रहा है। log x को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो 1/x आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर इसी में मैं देखता हूँ लेट log x इक्वल टू टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू में dt। क्या यही चीज़ दिख रहा है? log x को टी पुट करें तो 1/x dx, तो dt बन नहीं रहा है। यानी यहाँ से फाइनली मैं देख पा रहा हूँ इंटीग्रल फैक्टर जो है वो हमारे पास आ रहा है क्या? e की पावर इंटीग्रेशन में 1/t dt आ गया। वही आ गया।
डन, कोई दिक्कत नहीं। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log t होता है। तो यहाँ से हमने लिखा e की पावर log t लिख दिया, ठीक है, e की पावर log t लिख दिया, और प्लस में c भी आप लिख सकते हो, ठीक है। e से log कट जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ t प्लस में e की पावर c, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब e की पावर c रहे चाहे नॉर्मल कोई सा c रहे, c तो कांस्टेंट ही शो करेगा, यानी जो इंटीग्रेशन में लास्ट में c लिखाते हैं वही e की पावर c आ रहा है, यानी इसी को e की पावर c भी लिख सकते हो और c भी लिख सकते हो, सिर्फ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो फिलहाल तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई साइन आएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई साइन आएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई, एक बार ध्यान से बिल्कुल देख लेना, यहाँ पर e की पावर log t है, e से log कट जाता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं बिल्कुल, तो e से log कट जाएगा, तो यहाँ पर t आंसर आ रहा है, और ये e की पावर c एग्जैक्ट आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब इसको हमें किस में सॉल्व करना है, जो इसकी इक्वेशन थी जिससे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रहा था, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर हमने देखा था मेन फॉर्मूला ये था y इंटू में आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पर भाई मैंने क्या लिखा, तो इसमें फाइनली लेके आते हैं y इंटू में आई एफ इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भाई q इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस सी, भाई ये चीज़ था हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये y इंटू में क्या आ रहा है, तो भाई ये t e की पावर c आ रहा है, ठीक है, यानी ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, साथ में लगे रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर q है, तो q की बात मैं करता हूँ, तो q क्या है हमारे पास, तो q को हमने देखा 2/x² था, तो यहाँ से लिखा 2/x², ठीक है, ये आ गया। अच्छा t किसको माना था हमने, t हमने माना था log x को, ये मान था। तो क्या इस t की जगह हम log x लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ e की पावर c log x लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें फाइनली तो x की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ लिख देते हैं, यहाँ पर भी हमने लिख दिया क्या, e की पावर c log x लिख दिया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल फैक्टर, इसके अंदर भी हम वही लिखेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है क्या, इंटू में e की पावर c log x, और उसके बाद क्या है, तो भाई dx है और प्लस में c, ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है, डन, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस e की पावर c को अलग से इधर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन में 2/x² है और log x है, dx है और प्लस में c है, यानी अब मुझे फाइनली इसका इंटीग्रेट करना है। अगर इसका इंटीग्रेट आप कर पाते हो तो आपका आंसर एग्जैक्ट सामने आ जाएगा। ओके, तो चलो भाई इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं e की पावर c था, इंटीग्रेशन में था 2/x², क्या है भाई 2/x², 2 को भी बाहर ले आया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को हमने बाहर लेके चले गए, तो 2 को हम बाहर लेके गए तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है log x अपॉन में x² और dx और प्लस में c, भाई ये चीज़ हमारे पास चल रहा है। और यहाँ की बात करें तो y इंटू में e की पावर c log x, इसके इक्वल टू में चीज़ चल रही है, डन। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ तो हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इसमें कैसे कैसे क्या सॉल्व होगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन की बात आती है, तो अब हम इंटीग्रेशन पे पहुँच चुके हैं, और जिसमें कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ दो फंक्शन है, log x और x² है। क्या कुछ टी पुट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं log x को टी पुट करता हूँ तो 1/x आता है, लेकिन ये नीचे तो x² है, मतलब टी तो नहीं पुट हो पा रहा। तो फिर क्या किया जाए, तो हम इसमें आइलेट ऐसा की चीज़ निकल लगाएंगे। आइलेट कैसे, तो भाई यहाँ पर इसी को भी बात मैं करूँ तो क्या ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, भाई इसको नीचे से ऊपर लेके जाए तो ऐसा होगा, तो ये हमारे सामने है। तो इसके अंदर ये प्रोडक्ट जैसा है, यानी कि इसमें आइलेट वाली फॉर्म लगेगी, यानी बाय पार्ट लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यानी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2e की पावर c, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट एज इट इज़ होता है तो log x आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x की पावर -2 dx, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका, तो फर्स्ट का, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या होता है, तो भाई इंटीग्रेशन किसका, तो सेकंड का, और पूरे का होल इंटीग्रेशन dx और प्लस में c, ये चीज़ हमारे पास चल रही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2e की पावर c log x, और इसको अगर सॉल्व किया तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा x की पावर
-1 अपॉन में -1, यही होगा। ऐसे होता है इंटीग्रेशन भाई, इसमें पावर में +1 हो जाता है, नीचे -2 +1 हो जाएगा, वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ log x का 1/x होता है, तो ये 1/x हो गया। इसकी बात की जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर -1 अपॉन में -1 आएगा, ठीक है। और dx साथ में आ रहा है और प्लस में c है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मैं देख पा रहा हूँ x की पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, यानी इसको मैंने लिख दिया 2e की पावर c, और यहाँ पर log x अपॉन में x, और ये माइनस में चल रहा है भाई, ये x पावर में माइनस में है तो अपॉन में ही आएगा। डन, ये माइनस साइन था, इसने इसको माइनस कर दिया। यहाँ की बात करता हूँ, ये अंदर माइनस था, इसने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। और मेरे पास इंटीग्रेशन अब बचा है x की पावर -2, ठीक है, और dx बचा हुआ है। डन, ये चीज़ बचा हुआ है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो फाइनली हमारे सामने सीधे आंसर आएगा कि भाई मैं इसमें लिख पा रहा हूँ -log x बाई में x, और इसकी बात की जाए तो इसका इंटीग्रेशन होगा भाई x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर -1 बाई -1 यही होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो भाई 1 बाई में माइनस में x लिख सकते हैं, ठीक है, यानी -1/x लिखा है उसका, यानी मैं इसको लिख देता हूँ फिर से माइनस में 1/x और प्लस में c हमारे पास चल रहा है, और यहाँ पर है e की पावर c y और log x, ये हमारे सामने चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस e की पावर c को इधर लेके जाओगे तो ये इसको काटेगा, ठीक है, और इसके नीचे भी c आ जाएगा, इसके नीचे पूरे के नीचे c आ जाएगा। डन, इसको फाइनली मैं आंसर के तौर पर लिखूँ तो यहाँ पर से हमें दिख रहा है y log x, ठीक है। इन दोनों में x एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई -2 और log x + 1 बाई में x, ये आ रहा है, ठीक है। और ये e की पावर c इसके नीचे डिवाइड में आया, ये भी कट गया, और इसके नीचे c बाई में क्या आ रहा है, c बाई में e की पावर c आ रहा है, जो कि आपका c ही होता है। ये क्या एक तरह का कांस्टेंट c ही तो है, ठीक है। यानी कि हम इसको इरेज करके इस तरह से c लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये c आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर देखा कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है ये सॉल्व होके इसका आंसर ये आ चुका है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इससे क्वेश्चन फिनिश होता है। स्टेप देखिए क्या था, स्टेप मेन चीज पता है क्या है कि इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है, लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी क्या है, स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज डिफिकल्टी नहीं कि ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा जो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, कोई खतरनाक इंटीग्रेशन आ जाए, ऐसी चीजें इसमें नहीं आती, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ी इंटीग्रेशन के मतलब डिफिकल्ट वाले इंटीग्रेशन वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये लेंथी प्रोसेस क्या है, तो आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले हमने तो इसको लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, पहला तो स्टेप ये हो गया। फिर p और q को हमने डिसाइड किया, ठीक है। उसके बाद हमने इंटीग्रल फैक्टर निकाला जो कि e की पावर p dx होता है, यहाँ पर एक छोटा इंटीग्रेशन था, ठीक है, t पुट करना था, कोई बड़ी बात नहीं, हमने इसको सॉल्व करके इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया। उसके बाद ये एक फॉर्मूला था, ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर q और if को रखा और इसको इंटीग्रेट किया तो हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में थे भाई, अलग अलग से क्या है log x और x स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर इसमें आइलेट लगा दिया, ठीक है, बाय पार्ट लगा दिया। लगाते के साथ हमने देखा इसका सॉल्यूशन किया और फाइनली हमारे सामने आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट में ले चुके हो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई, तो भाई यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो फिर भाई इंपॉर्टेंट तो हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 + में x² dy 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx, ये चीज़ें। अब हमें पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, तो भाई वो कुछ ऐसा होता है dy/dx होता है, प्लस में py है, इक्वल टू में q है, ये चीज़ होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब इसी कंडीशन में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर ये ऐसा होता है तो क्या ये ऐसा दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा, क्या कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करके देखते हैं क्या पता दिख जाए। हमें चाहिए dy/dx, यही चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं पहले dx को अलग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 + में x² और dy, और इसको जब उठाकर इधर लेके गए तो ये आ रहा है हमारे पास cot x dx माइनस में 2xy dx है, ठीक है। इसमें से dx को कॉमन लिया जा सकता है भाई, बिल्कुल लिया जा सकता है। अब बच गया हमारे पास cot x माइनस में 2xy बच गया है, और यहाँ पर है 1 + में x² dy है,
भाई ये चीज़ है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस dy को उठाकर dx उठाकर यहाँ लाते हैं, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू हमारे पास है क्या, cot x माइनस में 2xy। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, cot x ये माइनस 2xy dx को उठाकर नीचे हम लेके आ चुके हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसको भी उठाकर इधर लाया जा सकता है, तो भाई हाँ, अच्छा पहले तो इसको भेज देते हैं इधर। इसको जब मैं उठा के इधर भेजता हूँ तो मेरे सामने यहाँ दिख रहा है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई क्या आ रहा है, cot x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसको जब उठाकर इधर लाते हैं तो ये क्या दिख रहा है हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस में 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोले सर इसको ही क्यों लाया, इसको ही क्यों नहीं लाया इधर, तो हमें पता है हमें तो y चाहिए। यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये होना चाहिए कि यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव बचना चाहिए, उसके साथ ये y वाली चीज़ होनी चाहिए और q वाला इस साइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वही किया, पहले हमने dy बाई डी एक्स को इधर किया, ठीक है, इसको सेपरेट बिल्कुल किया। उसके बाद जो भी राइट में हमारे सामने बचा था उसमें से y वाले को उठाकर इधर लेके आए, तो y वाले को उठाकर इधर लेके आ गए, तो हमारे सामने ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इसके अकॉर्डिंग अब मैं देखता हूं तो इसको अगर कंपेयर किया जाए उसके साथ, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं y के मल्टीपल को p कहा जाता है, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ रही है, तो p की वैल्यू आ रही है 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो p की वैल्यू आ रही है। वही q की वैल्यू की बात की जाए तो ये आ रहा है cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा है आपके पास cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो p और q आ गया है, और हमारे सामने ये बात कंफर्म हो गई है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इससे सॉल्व होगा। तो इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, तो फर्स्ट स्टेप रहता है इंटीग्रल फैक्टर निकालना, यानी कि भाई मैं यहाँ पर IF फाइंड करूँगा जो कि होता है e की पावर p dx, e की पावर p dx होता है, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई e की पावर p कितना है, तो ये है, तो यहाँ पर इसमें लिख दिया भाई 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ नीचे वाले को टी पुट करके ऊपर वाला तो आ ही रहा है, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में टी, तो भाई यहाँ से लिखेंगे 2x dx इक्वल टू में dt, भाई यही होगा। यानी इस अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल फैक्टर की बात करें तो ये हमारे सामने आ चुका है, भाई नीचे को टी पुट किया तो ऊपर dt आ चुका है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर log t आ जाएगा और प्लस में c है, डन। फिर से e से log कटेगा, भाई बिल्कुल कट सकता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं e की पावर, नॉर्मली इसको log t और e की पावर c लिख सकते हैं, e से log खत्म, यानी कि फाइनली हमारा इंटीग्रल फैक्टर जो आ चुका है वो t इंटू में e की पावर c है, जिसे हम कह सकते हैं क्या, तो जिसे हम कह सकते हैं t की वैल्यू कितनी, क्या लेट किया था हमने, तो t की वैल्यू लेट की थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और साथ में e की पावर c, भाई ये चीज़ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट में e की पावर c, ये चीज़ हमारे सामने आ चुका है इंटीग्रल फैक्टर। चलो भाई पहली बात तो आ गई, इंटीग्रल फैक्टर आ गई है, ठीक है। अब इस इंटीग्रल फैक्टर का यूज करते हुए हम निकालने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसमें किया जाए, सजा सजा के लिख देंगे, कोई बात नहीं, सजा के लिखा जाएगा। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इंटीग्रल फैक्टर आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला चलेगा। अब फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला था y इंटू में आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस सी। भाई ये चीज़ था हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ y, तो y आ गया, i की जगह क्या है तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और e की पावर c है, ठीक है। इधर की हम बात करते हैं तो q क्या है हमारे पास, तो q की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, भाई q की बात करें कहाँ गया q हमारा, ये रहा भाई cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रल फैक्टर की बात करें तो वो क्या है, तो वो हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर c,
ठीक है, और साथ में dx है और प्लस में c है। अब बोलोगे सर मजा आ गया, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये से ये कट गया है तो बड़ी अच्छी बात है। ए की पावर सी कांस्टेंट था, उसको हमने साइड में रखा, ठीक है। कॉस की बात करें तो वही कॉस का इंटीग्रेशन अब हमें करना है और प्लस में सी। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ए की पावर सी, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है तो वही साइन एक्स होता है और ये प्लस में सी हमारे पास चल ही रहा है। और यहाँ की बात करें तो वाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और ए की पावर सी है। इस सी को इधर डिवाइड में लाएंगे तो इसके नीचे आके इसको काट देगा और सी के नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस में सी बाई ए की पावर सी आएगा, जिससे कि हम क्या कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और ये आपका c ही बन गया, यानी कि y 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस में c। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, कहानी खत्म। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे अब आपके बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि हमें इसमें करना क्या है। भाई इसमें करना क्या है, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि पहले हमें dy बाई dx को अलग कर हमें पहले देखना है क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन पा रहा है। तो भाई ये बन गया तो बड़ी अच्छी बात है, बन गया तो हम उसमें इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद मेन हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है उसको लगाकर उसके बाद हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। देखो इससे पहले की चीज़ें हमने की, जो जनरल सॉल्यूशन किया डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व किया वो था हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या, तो मतलब ये कि भाई अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के एंड में सी अगर आपको दिख जाए तो उसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो एक तरह का पूरा उसके पैटर्न को बता रहा है, यानी कि वो जो एक ऐसा सॉल्यूशन बता रहा है कि उस फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबको दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि भाई किसकी इक्वेशन है वो, ठीक है। उसकी पूरी फैमिली को शो कर रहा है, जैसे एक सर्कल, बस उसने सिर्फ सर्कल बताया, एक सर्कल की फैमिली पूरी बता दी है कि भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो सब उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। बट यहाँ पे पर्टिकुलर में हमें एग्जैक्ट पता होता है कि भाई इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि वो जो सी होता है ना वो उस सी की एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। उस सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर उसको भी हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम यही करना है, सी की वैल्यू भी निकालनी है और जिसे हम वहाँ पर रखना होगा। क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम लास्ट वाली क्लास में होमोजेनियस में भी कर चुके हैं और वही चीज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं, बट यहाँ पर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो भाई पहले तो लीनियर सॉल्व करते हैं, उसके बाद सी को भी देखेंगे और बड़े मजेदार तरीके से उसे भी करेंगे। तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर इसका सॉल्यूशन लिखा और सबसे पहले मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि हमारा था क्या, तो भाई वो था dy बाई dx था प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू है और इसके अंदर y का जो कॉफिशिएंट यानी y के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है आपका, वो p है और जो राइट साइड में पूरा है वो q है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो p मिला है वो 2 tan x मिला है और q की बात करते हैं तो ये जो मिला है वो sin x मिला है, यानी p और q हमारे सामने आ चुका है। अब आती है इसके सॉल्यूशन की बारी। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रल फैक्टर के बारे में, जिसे हम कहते हैं IF। और ये क्या होता है, तो ये होता है a की पावर में इंटीग्रेशन में p dx होता है, इसको सॉल्व करना होता है। और p क्या है हमारे पास, तो p हमारे पास है 2 tan x, तो हमने लिख दिया 2 tan x या 2 tan x, x है ये, थीटा नहीं है x है, 2 tan x कर दिया, ठीक है। ये आ गया। इसको जैसे ही मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेट करते ही मैं क्या देख पा रहा हूँ, तो 10 का इंटीग्रेट, देखो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दो। 10 का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log sec x होता है, ये आ गया प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ log के आगे अगर 2 है, log के आगे अगर 2 है तो वो 2 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी पावर में आ जाएगा sec के, यही होता है। और ये एक चीज़ है 2c से भी मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन 2c वो भी तो कांस्टेंट है तो हम उसको c लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे लिख दिया e की पावर log में sec स्क्वायर x प्लस में c, ठीक है। और प्लस में c वाले को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में e की पावर c, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई बेस पावर अगर ऐड हो रही है तो बेस को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख पाते हैं भाई e से log कट जाएगा, यानी कि बच गया क्या, सिर्फ sec स्क्वायर x, यानी कि हमारे सामने आ गया sec स्क्वायर x इनटू में e की पावर c, दैट इज इंटीग्रल फैक्टर। ये इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। पहली बात तो ये आ गई हमारे पास, डन, जिसका यूज़ हमें करना है किस में, तो इसके मेन फॉर्मूले में। और मेन फॉर्मूला क्या है, तो वो है भाई y इंटू में IF
इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेशन में q इंटू में if इंटीग्रल फैक्टर जो है, और उसके बाद dx प्लस में c। भाई यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अब इसको अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को रखा जाए तो y है हमारे पास। इंटीग्रल फैक्टर क्या आया था, तो ये था हमारे पास सेक स्क्वायर x और e की पावर c है। इक्वल टू में यहाँ की बात करें तो q कितना है, तो q की बात करते हैं तो इतना साइन x है, तो भाई यहाँ पर रखा हमने साइन x रख दिया, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर क्या है, तो सेक स्क्वायर x है, तो इसको लिखा सेक स्क्वायर x इंटू में e की पावर c dx और प्लस में c, यही चल रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब इसके इंटीग्रेट के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूँ क्या, y सेक स्क्वायर x इंटू में e की पावर c इज इक्वल टू में, यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस किया जा सकता है भाई, बिल्कुल सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई साइन x बाई में कॉस स्क्वायर x dx और प्लस में c, कुछ ये चल रहा है, ठीक है। क्या इसमें कॉस को टी पुट करके साइन लाया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लाया जा सकता है, यानी कि हम यहाँ पर करते हैं क्या, लेट कॉस x इक्वल टू में t, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन x dx इक्वल टू में dt हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है ये माइनस साइन को उठाकर उधर भी ले जाया जा सकता है, तो बिल्कुल लेके चले जाते हैं, माइनस dt हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, तो y सेक स्क्वायर x e की पावर c इज इक्वल टू, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है कॉस स्क्वायर x। अच्छा एक और चीज़ थी यहाँ पर, e की पावर c भी था, तो e की पावर c कांस्टेंट, उसको साथ में लेते हुए चलते हैं, तो e की पावर c है। यहाँ नीचे को t पुट किया तो ये t स्क्वायर हो गया, ऊपर देखो साइन x dx की जगह माइनस dt आ रहा है, तो यानी माइनस लगा के हम dt यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके चलो ठीक। और प्लस में c यहाँ पर चल रहा है, इसमें मैंने यहाँ पर देखा y सेक स्क्वायर x e की पावर c इज इक्वल टू माइनस e की पावर c। अब देखो क्या है, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टी स्क्वायर यानी ऊपर गया, टी की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेशन तो भाई टी की पावर -1 अपन में 1, यानी कि माइनस में 1 बाई टी होगा जो कि इसे प्लस कर देगा, और इंटू में 1 बाई टी मैंने कर दिया है, ठीक है, और प्लस में c कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। डन, इस e की पावर c को इधर भेजा जाए तो ये कट जाएगा और ये c बाई e की पावर c आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ y सेक स्क्वायर x इक्वल टू में 1 बाई टी। अच्छा t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू हमने पुट की थी कॉस x, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस x, और प्लस में c बाई e की पावर c आ रहा है, ठीक है। और याद रखना ये c बाई e की पावर c ये पूरा कांस्टेंट ही तो है, तो इसको हम सिर्फ c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, इसको सिर्फ से लिख सकते हैं, ओके डन। चलो ठीक है, अब क्या करना है, हमें जैसा कि पता है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/3 थी, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन थी, उससे हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इफ y इक्वल टू में 0 एंड x इक्वल टू में π/3, इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन की बात करें तो y की वैल्यू जैसे 0 रखा तो ये पूरा 0 आ गया, और ये क्या है cos π/3, जैसे यहाँ रखा तो cos π/3 क्या होता है भाई, π/3 को cos में रखा तो cos π/3 1/2 होता है, तो 1/2 रखते ही ऊपर 2 चला जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू में 2 प्लस c आ रहा है, जिससे देखा तो c की वैल्यू -2 आ गई है। डन, c की वैल्यू -2 आ गई है, और इससे हमारा सॉल्यूशन क्या निकलता है, तो सॉल्यूशन तो हमारा यहाँ पर से निकलेगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारे सामने निकला था ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन था, इसके c के अंदर अब वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी कि अब हम देखेंगे इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन की को, तो भाई ये क्या आ रहा है, तो y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू में क्या है, तो भाई 1 बाई कॉस x, और c की जगह आएगा -2, और ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है जो कि आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो कि हमें फाइंड करना था, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको भी करेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से सॉल्व। ओके, तो नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, अब इसको हमें देखना है कि क्या ये लीनियर में है, तो भाई लीनियर में अभी तो नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ अलग सी चीज़ आ गई है। हमें चाहिए लीनियर के लिए सिर्फ इतनी सी बात कि भाई dy/dx, भाई हमें चाहिए dy/dx
प्लस में क्या है तो पी वाई इक्वल टू में क्यू, ये चाहिए। अब y के साथ p, y के साथ 2x तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है जो कि इसमें नहीं है, तो हमें पहले इसको हटाना है यहाँ से। इसको कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए जो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड इससे डिवाइड किया गया है, ओके। अब भाई इससे हमने डिवाइड किया तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इससे हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करते हैं यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो रहा है, प्लस में ये 2x वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। और इस साइड की बात की जाए, नीचे डिवाइड किया गया यानी कि ये नीचे से मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, यानी इसी को होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखा तो इससे ये कट गया है। अब मैं देख रहा हूँ क्या ये लीनियर बन रहा है, तो भाई बिल्कुल डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल आ गया है। y के साथ मल्टीप्लाई में जो भी है दैट इज p, और जो राइट साइड में है वो है q, और ये p और q आपके x के फंक्शंस हैं, तो भाई वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हमारे पास p जो आ गया है वो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, और q की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ चुका है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप आता है क्या, इंटीग्रल फैक्टर, ये निकालना होता है, जो कि होता है a की पावर में p dx, ये चीज आएगा a की पावर में p dx आएगा, ठीक है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर e तो ठीक है, और p की बात करें तो ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम यहाँ पर देख रहे हैं p की वैल्यू आ रही है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब नीचे वाली चीज़ को t पुट करते हैं, देखो ऊपर वाला आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हम लेट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट या पुट कर सकते हैं, पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में t रखा, तो ये 2x dx इक्वल टू में dt आ रहा है, भाई बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर नीचे t रख सकते हैं, ऊपर dt आ रहा है, यानी कि अब फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, e की पावर इंटीग्रेशन में 1 बाई टी dt आ रहा है, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, तो e की पावर में log t और प्लस में c लिखा जा सकता है। e से log यहाँ पर कटेगा तो सिर्फ t बचेगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं e की पावर, e तो कट चुका है, ठीक है, ये कट के क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ t आ जाएगा, और साथ में e की पावर c, ये हमारे सामने आ रहा है क्या, इंटीग्रल फैक्टर। t हमने किसे माना था, तो t हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, यानी फाइनली हमारे पास जो आ चुका है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर c, ये आया है इंटीग्रल फैक्टर, डन। अब इसका यूज करके इसके मेन फॉर्मूले में हम डालने वाले हैं। मेन फॉर्मूला क्या था, तो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन में q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx, भाई ये हमारे पास आ गया y इंटू इंटीग्रल फैक्टर और इंटीग्रेशन में q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम इसमें सॉल्यूशन जब करने जाते हैं तो y है हमारे पास, इंटीग्रल फैक्टर क्या है हमारे पास, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर c, यानी ये हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर c। यहाँ की हम बात करते हैं तो q की बात करें, q क्या है हमारे पास, तो q है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसको लिखा हमने 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इंटू में इंटीग्रल फैक्टर की बात करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रल फैक्टर क्या है, तो इंटीग्रल फैक्टर हम देख पा रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर c है, भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर c है, ठीक है, ये dx आ गया और प्लस में c चलता है हमारे पास, ठीक है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था, ठीक है, ये आ गया। कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो भाई हाँ, यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस पूरे से ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि सेम था, e की पावर c को हम बाहर ले लेंगे, ये बाहर ले लिया, यहाँ बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ की मैं बात करता हूँ, इसमें हमारे पास बच गया है 1 अपॉन में dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में c, कुछ ऐसा चल रहा है हमारे पास, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें सीधे पता है कि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है सीधे, भाई tan इनवर्स x का है, प्लस में ये c आ रहा है, ठीक है, y 1 प्लस में एक्स स्क्वायर e की पावर c है, इस c को नीचे लाओगे तो इससे ये कटेगा और ये c बाई ई सी आ जाएगा, यही होगा। यानी कि मैं इसी को लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इस c को मैंने यहाँ से उठाया और इसके नीचे रखा,
ये भी खत्म, और यहाँ पर इसके नीचे ये आ गया e की पावर c, और ये भी एक कांस्टेंट ही है इसलिए c ही आएगा। यानी कि अब फाइनली हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ चुका है वो कितना है, tan इनवर्स x प्लस में c। भाई ये चीज़ आ चुका है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इसे हमें चाहिए हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज़ दी हुई है उसको रखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है उसको यहाँ पर हम रखते हैं। तो यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा एट x इक्वल टू में 1 एंड y इक्वल टू में 0, यही था क्या भाई? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है y इक्वल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई y इक्वल टू में y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस में c। भाई यही चीज़ थी हमारे पास। ठीक है भाई, यही है ना हमारे पास y tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस c। बिल्कुल 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 वही चीज़ आ रखी है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस वैल्यू, ये जो हमारे पास ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया था, ठीक है, इसके अंदर हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। इसकी बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रखा तो भाई अगर मैं 1 रखता हूँ y 0 रखता हूँ तो इस साइड 0 आ जाएगा। इधर अगर 1 रखा जाए तो tan इनवर्स 1 आ रहा है प्लस में c है, ये क्या होता है, तो ये होता है π/4 होता है। भाई π/4 भी होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है। अब उसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस π/4 आ जाएगा, जो कि c की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। इस c की वैल्यू को उठाकर इसके अंदर रखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे देन जो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना आ रहा है, तो भाई y 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में tan इनवर्स x और c की जगह आ रहा है माइनस में π/4। ये इसका बिल्कुल कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल चुका है। डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है। और भैया आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, क्या ये पूरा तरीका जो आपके दिमाग में घुस चुका है। ठीक है, इस वीडियो में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत मिलती है आपको कि ऐसा लगता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे रिपीट करके देख सकते हो। भाई बिल्कुल बढ़िया, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ फ्री। आप दोबारा से पीछे करके दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा, उस चीज़ को लाइव में जरूर लाइव भी लेके आएंगे। तो लाइव में जरूर उसके लिए क्या करेंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो भैया आपको करना ये है कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक आखिर तक इसको देखना है, ध्यान से दोबारा रिपीट करके समझना है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, जिसके अंदर हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑर्डर डिग्री को भी देखा था इसमें। ठीक है, ऑर्डर डिग्री देख लिया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है वो देखा हमने। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने देखा उसके वेरिएबल सेपरेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके मेथड्स अलग अलग देखे। वेरिएबल सॉल्यूशन देखा, होमोजेनियस देखा, अब लीनियर देख लिया। ठीक है, अब इन 3 मेथड से ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जो कि आपके बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं और वो पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो भाई इस कंडीशन से आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए, और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिए तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। तो भाई इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, एकदम बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो भाई उसके बाद आपके नॉलेज और ज़्यादा बूस्टअप हम करते ही जाएंगे, आखिरी एग्जाम तक आपकी तैयारी एकदम एक्सपर्ट लेवल वाली करवा देंगे। ओके, तो भाई आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भैया अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना इसको, कि भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को यहीं पर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।